जैसा कि हम जानते हैं कि जो गरीब है उनके पास जो बैंक की सुविधाएं है या पूंजी की सुविधा है वो उनके तक है, उन तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनके पास उस तरीके को सिक्योरिटी या कोलैटरल जो चाहिए वो नहीं होता है। तो इसकी वजह से गरीबों में ये काफी बड़ा बहुत इस पॉपुलर हुआ। बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी और इसका रिपेमेंट रेट बहुत ही बढ़िया था। हमारे यहाँ पे बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है। हम सबको मालूम है कि स्कूल को बेहतर करने के लिए कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो, अच्छे से समय से शिक्षा हो, पेपर लीक नहीं हो, क्लासेस लगे, एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट निकले। इन सब के लिए क्या करने की जरूरत है? लेकिन उनके पास क्या समाधान है? इन सब का समाधान है उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 4 लाख या 5 लाख से उन्होंने 10 लाख की सीमा बढ़ाई। रोजगार, स्वरोजगार के लिए सरकार का इतना जोर है, जीविका के माध्यम से हो या इस मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हो या तो फिर ये महिला रोजगार योजना के माध्यम से हो। ये सारे में एक जो मुझे एक समस्या जो ये लगती है कि इसमें सरकार जो है अपने बड़े स्ट्रक्चरल चेंज या बदलाव करने के बजाय ये सारे समस्या का समाधान जो है वो पूंजी के माध्यम से निकालना चाहती है, माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से निकालना चाहती है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। पूरे बिहार में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों का जाल पसर चुका है। बहुत सारे लोग और परिवार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से बर्बाद हुए हैं। बिहार के गांव देहात में महिलाओं के रोजगार सृजन के लिए जीविका योजना चलती है। इस योजना के तहत ज्यादातर महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ही कई बार कर्ज लेती हैं। कर्ज लेने के बाद कर्ज के बोझ तले महिला और उसका पूरा परिवार दब जाता है। यह सब कैसे होता है, कैसे हो रहा है, चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले क्या हुआ करता था? पहले गांव देहात में किसी को जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह साहूकारों के पास जाते थे। साहूकार पैसा देता था और मनमाना ब्याज वसूलता था। बैंकिंग व्यवस्था आ जाने के बाद भी यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। भले ही लोग कहें कि व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, मगर खत्म नहीं हुई है बैंकिंग व्यवस्था आ जाने के बाद भी। बिहार को ही देख लीजिए। साल 2023 में जारी हुई बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 34% परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। मतलब बिहार की तकरीबन 1/3 परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। अगर बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी की बात की जाए तो साल 2023-24 का आंकड़ा कहता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी करंट प्राइस पर 5 से 6,000 रुपए महीने के आसपास बनती है। मतलब बिहार की बहुत बड़ी आबादी की कमाई इतनी है कि बिना कर्ज लिए जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, कभी ना कभी जीवन में ऐसा अवसर तो आएगा। इन सब की आमदनी मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपया सालाना भी नहीं है। तो यह लोग कर्ज लेने के लिए बैंकों के पास नहीं जाते हैं। अपने आसपास मौजूद आर्थिक तौर पर जो समृद्ध लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास जाते हैं। आर्थिक तौर पर समृद्ध दोस्तों के पास, परिवार के संबंधियों के पास, दुकानदारों के पास जाते हैं, साहूकारों के पास जाते हैं। अब भी साहूकारी व्यवस्था है, क्योंकि बैंकों की तरफ से गरीब लोगों को आसानी से कर्ज नहीं मिलता है, क्योंकि कर्ज डूबने का खतरा रहता है। कई तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं, केवाईसी करवानी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, किस मकसद से पैसा लिया जा रहा है यह सारी जानकारियां देना पड़ता है। और इसके बाद से जब बैंक के अधिकारी को यह लगता है कि इनको कर्ज दिया जा सकता है, तब जाकर के कर्ज मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा मौकों पर कर्ज नहीं मिल पाता है। बिहार में इस मुद्दे पर सोशल रिसर्चर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वंदना प्रभा काम कर रही हैं। वंदना जी, आपसे पहला सवाल, भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जन्म कैसे हुआ? कैसे इन्होंने पूरे बिहार में अपना पैर फैला लिया? जीविका समूह में शामिल औरतों के साथ इनका क्या रिश्ता रहता है? वह कैसे कर्ज के जाल में फंस जाती हैं? 1980 के दशक में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई और वो अच्छे इंटेंशन के साथ उसको शुरू किया गया था। महिलाएं बहुत पीड़ित थी, महाजनी व्यवस्था पूरे अपने चरम सीमा पे थी, उससे जो गरीब थे वो बहुत शोषित थे। और इसका समाधान ये सोचा गया कि अगर गरीब के हाथ में यही पूंजी बहुत ही सस्ते दर पर, बहुत ही कम ब्याज दर पर अगर उपलब्ध कराया जाएगा तो इनको इस पैसे के लिए महाजन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी सोच के साथ ग्रामीण बैंक को शुरुआत की गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि
जो गरीब है उनके पास जो बैंक की सुविधाएं है या पूंजी की सुविधा है वो उनके तक है, उन तक पहुंचती नहीं है क्योंकि उनके पास उस तरीके को सिक्योरिटी या कोलैटरल जो चाहिए वो नहीं होता है। तो इसकी वजह से गरीबों में ये काफी बड़ा बहुत इस पॉपुलर हुआ, बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी और इसका रिपेमेंट रेट बहुत ही बढ़िया था। यानी कि गरीबों को पहली बार ऐसा माना गया कि ये बैंकेबल कम्युनिटी है, इनके साथ भी बैंकिंग जैसे पैसों का लेन देन जैसा जो व्यवसाय है या बिजनेस है वो किया जा सकता है। और इसी से शुरुआत हुई कि इसको वर्ल्ड बैंक ने 1995 में एक समूह तैयार किया, उसका नाम CGAP यानी कि कंसल्टेटिव ग्रुप टू असिस्ट पुअर के नाम से एक ग्रुप शुरू किया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि माइक्रो फाइनेंस को किस तरह से पूरे विश्व में स्केल अप किया जाए, यानी कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो पूंजी है, पूंजी हर गरीब व्यक्ति को कैसे पहुंचाया जाए, ये इनका कोर वर्ल्ड बैंक का स्ट्रैटेजी बन गया। और इस स्ट्रैटेजी को वो गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत सभी डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड जो नेशन थे उनको जब ये सलाह मशवरा देते थे कि किस तरह से अपने देश में गरीबी कम करें, तो उसका कोर स्ट्रैटेजी इन्होंने माइक्रो फाइनेंस को बनाया। और इस उस 2000 तक पूरे वर्ल्ड बैंक के सारे गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम का जो कोर स्ट्रैटेजी था वो था पूंजी की उपलब्धता यानी कि माइक्रो फाइनेंस का प्रमोशन। और इसी तरह हमारे यहाँ भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो SRLM सारे राज्यों में बने हैं, बिहार में यहाँ पे जीविका के नाम से हम उसको जानते हैं। BRLPS हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक से फंडेड है और इसमें उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि पूंजी की उपलब्धता गरीब महिलाओं को किया जाए, जो कि आज जीविका के समूह में महिलाएं अपनी बचत करती हैं और उसी पैसे पे फिर जब उनको जरूरत पड़ता है तो ब्याज दे करके अपने ही जमा पैसे को समूह से उठाती है और अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करती है। ये सोच अपने आप में काफी इसमें समस्याएं हैं। सबसे पहली बात कि पूरे न्यू लिबरल विचारधारा को देखें या वर्ल्ड बैंक की जो स्ट्रैटेजी है उसको देखें कि इसको माइक्रो फाइनेंस को उन्होंने एक सरकारी योजनाओं के विकल्प के तौर पे, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के तौर पे इसको प्रमोट किया है। और इससे उन्होंने इसका एक बड़ा जो हिस्सा जो है वो ये सोचता है, इससे प्रभावित है कि बाजार जो है वो उसका विस्तार करना बहुत जरूरी है और बाजार को गरीबों तक पहुंचाना है ताकि गरीब जो है वो स्वावलंबी बन सके और उनको किसी पे यानी कि राज्य पे उनको डिपेंडेंट होने की, आश्रित होने की जरूरत नहीं है। और गरीबी को इन्होंने गरीबों की व्यक्तिगत समस्या के रूप में इसको कहा है कि अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, अब इसको दूर करने के लिए हम आपको बाजार से पूंजी उपलब्ध कराएंगे, आप इसका अपना रोजगार कीजिए, अपना कुछ काम धंधा कीजिए और उससे उसको आप बाजार से लिंक कीजिए, बाजार में बेचिए अपने कमोडिटी को, अपने लेबर को, जो भी आपका रोजगार है। और इस दौरान सरकार का जो रोल होगा वो सीमित होगा, वो एक नियामक संस्था या मॉनिटरिंग या इस तरह से एक उसकी देखरेख की संस्था के रूप में काम करेगी। और इसमें सबसे ये सोच बहुत प्रॉब्लमैटिक है, खासतौर से बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पे सोशल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार की जरूरत गरीबों को सबसे ज्यादा है क्योंकि इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसे में इनको सिर्फ बाजार के भरोसे छोड़ देना और कहना कि आपको हम एम्पावर करेंगे, रोजगार देंगे, उसके लिए ये लीजिए पूंजी, ये एक तरह से बहुत ही मुझे लगता है कि अन्याय है और एक तरह से क्रूएलिटी है। ये सोचने का तरीका बहुत ही क्रूअल है। कर्ज देकर रोजगार सृजन करने वाली व्यवस्था में दिक्कत क्या है? कर्ज मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जो महिलाएं कर्ज ले रही है माइक्रो फाइनेंस की वो ज्यादातर जीविका के समूह से जुड़ी है, लेकिन उनका कहना है कि जीविका से जो पैसा मिलता है या जितनी की राशि दी जाती है उतना उनकी जरूरत के लिए काफी नहीं है। ज्यादातर महिलाएं ये जो लोन है जो खासतौर से स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दी जाती है उसका इस्तेमाल वो खाने पीने के खर्च में, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर स्कूल के पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जैसे जो आम जो खर्चे हैं
रोजमर्रा के खर्चे हैं उसमें खर्च कर रही है। उसके लिए लोन लेने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि स्थायी रोजगार नहीं है और जो कमाई होती है वो काफी नहीं है। और इसके अभाव में जो गरीब परिवार है वो बिल्कुल कर्ज के ऊपर आश्रित है। ये हमारे बिहार की विडंबना है और इसको दूर करने के बजाय या इस पे काम करने के बजाय इसी तरह की कर्ज बांटने वाली संस्थाएं, कर्ज बांटने वाले लोन देने वाली योजनाओं का मुख्यमंत्री जी नए नए नाम से इसको वापस से रीलॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए रोजगार स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे और 6 महीने बाद उनके आंकलन के बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन उसकी पहले जो योजना थी, जो इसी उद्देश्य से बनाया गया था और इसी तरह से बनाया गया था, उस पे सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। जब सरकार इस तरह की योजना लॉन्च कर रही है तो उनको चाहिए कि वो साल या 2 साल के अंतर पर, मैं कहूंगी 1 साल के अंतर पर ही कोई रिपोर्ट जनरेट करे और बताएं कि जीविका से इतने इतने जो रोजगार सृजन की गई, इतनी महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन गई, और उसका एक रिपोर्ट जो है वो नागरिक समाज के सामने पेश करे। इसकी बजाय ये नए चुनाव के दौर में, चुनाव के जस्ट 1.5-2 महीना पहले अपने महिला वोट बैंक को वापस से संगठित करने के लिए, जीविका से महिलाएं नाराज है। जीविका 10 साल जीविका को हो गए और 10 साल में महिलाएं 10-12 साल में ये समझ गई हैं कि जीविका से इनकी जो समस्या है, इनकी जो गरीबी है, बेरोजगारी है या रोजगार की जरूरत है, इसका समाधान इससे निकलने वाला नहीं है। तो ये महिला रोजगार योजना से जो 10,000 रुपए बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे महिलाओं को, ये साफ साफ इस बात का संकेत है कि जीविका रोजगार सृजन करने में असफल रही है। और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की भी शुरुआत की थी, जिसमें 10 लाख रुपए दे रहे थे, 5 लाख रुपए पे नो इंटरेस्ट दे रहे थे। उस योजना का क्या हुआ? उसमें कितनी महिलाएं ने अपना रोजगार खड़ा किया? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो ये हर बात का, हर चीज का सोल्यूशन, समाधान जो सरकार ने लोन देना, ऋण देना, छात्रों में हमारे यहाँ पे बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है। हम सबको मालूम है कि स्कूल को बेहतर करने के लिए कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो, अच्छे से समय से शिक्षा हो, पेपर लीक नहीं हो, क्लासेस लगे, एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट निकले, इन सब के लिए क्या करने की जरूरत है? लेकिन उनके पास क्या समाधान है? इन सब का समाधान है, उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 4 लाख या 5 लाख से उन्होंने 10 लाख की सीमा बढ़ा दी। तो इनके पास हर समस्या का समाधान है, पैसा आपके हाथ में दे देंगे और कहेंगे कि आप अपना देख लीजिए। और इसकी शुरुआत आज से नहीं है। ये सरकार की नीति में इतनी डेप्थ तक पहुंच चुकी है सोच, ये आज की शुरुआत नहीं। 1980 के दशक में जब बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने किया था, उस समय से ये गरीबों को माइक्रो क्रेडिट देना या ऋण या पूंजी उपलब्ध कराना, ये जो विचारधारा है, ये वर्ल्ड बैंक के एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हो गया और ये वर्ल्ड बैंक ने इसको अपने नीति में इसको समावेश किया। जितने भी इनके गरीबी उन्मूलन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बने, उसमें ये सभी डेवलपिंग देशों को या अंडर डेवलप्ड नेशन को जब ये सलाह करते तो उनको कहते कि अपने सरकार का, अपने स्टेट का खर्चा आप कम कीजिए और इस तरह से संस्थाएं बनाइए, उनको छूट दीजिए जहां पे ये पूंजी जो है वो व्यक्ति को उपलब्ध अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीविका बैंक बनाने की घोषणा की है। क्या इनका रिश्ता भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से है? अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने जीविका बैंक का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री जी ने के साथ मिलकर के, और उसके 2 दिन पहले महिला रोजगार योजना का लॉन्च हुआ, जिसमें सितंबर के महीने में बिहार के महिलाओं को, परिवार के एक सदस्य को 10,000 रुपए रोजगार के लिए दिए जाएंगे। ये जो पूरी जो स्वरोजगार के लिए सरकार का इतना जोर है, जीविका के माध्यम से हो या इस मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हो या तो फिर ये महिला रोजगार योजना के माध्यम से हो, ये सारे में एक जो मुझे एक समस्या जो ये लगती है कि इसमें सरकार जो है अपने बड़े स्ट्रक्चरल चेंज या बदलाव करने के बजाय
ये सारे समस्या का समाधान जो है वो पूंजी के माध्यम से निकालना चाहती है, माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से निकालना चाहती है। आप जितनी भी इनकी योजनाएं महिला एम्पावरमेंट की देखे, महिला रोजगार की देखे, इसमें ये दो चीजें, एक कि इनको पूंजी उपलब्ध कराते हैं, ऋण देते हैं, लोन देते हैं, तो ये लोन बांटने वाली सरकार बन गई है। ये अलग अलग जीविका बैंक में 12% के दर पे लोन बांट रही है, जीविका समूह में 1% प्रति महीने के रेट दर से लोन बांट रही है, महिला रोजगार में 10,000 रुपए दे रही है, उसके पहले महिला उद्यमी योजना में पैसे दे रहे थे। तो इनकी समस्या का समाधान ये है कि आप ये लो पैसे और फिर आप अपना कुछ बिजनेस खड़ा करो और बाजार में उसको बेचो और उससे अपनी जरूरत पूरा करो। जहां पे सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि सरकार ऐसी स्थायी रोजगार का लोगों को उपलब्ध कराए, महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के लिए संस्थाएं बनाए, बाजार से उनको जोड़े, उसके लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। आज आप जीविका समूह में इतनी सारी महिलाएं जुड़ी है, दावे भी सरकार करती कि बहुत रोजगार सृजन हुआ है, कहीं कहीं बहुत ही कम महिलाओं का रोजगार सृजन हुआ है। अगर उनके समूह में पूछिए तो महिलाएं कहते हैं कि हाँ पैसा जमा करते हैं, जब जरूरत होता है पैसा लेते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, होते हुए भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के 4-4, 5-5, 8-8, 10 लोन ले रहे हैं। उस लोन के माध्यम से वो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो रोजगार कर पा रही हैं। ज्यादातर उनका जो खर्च है वो उनका जो अपना जो रोजमर्रा का खर्च है, कोई बीमारी है घर में, शादी ब्याह है, इन सब चीजों में खर्च हो रहा है। कई लोग घर भी लोन से लेकर अपने पक्का 1 कमरे का मकान बना लिया, 2 कमरे का मकान बना लिया। तो ये सारी जरूरत है वो ये लोन से वो पूरा कर रहे हैं। और दूसरा जो अब इससे महिलाएं व्यथित है, इसके खिलाफ अब जीविका के समूह में आवाज उठना शुरू हो गया कि भाई हम सिर्फ पैसा जमा लेने और देने का समूह तो है नहीं, और इसमें तो रोजगार तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसके बदले अब उसका ऑल्टरनेटिव में और भी जो भी योजना सरकार ला रही है वो भी इसी मॉडल में है। उसको नाम भले कुछ भी दे दे, ये 10,000 रुपए लो, स्वरोजगार करो। स्वरोजगार कौन सा करेंगे, कहाँ से करेंगे, बाजार कहाँ से उपलब्ध होगा, बाजार से ये महिलाएं इतनी कम पढ़ी लिखी हैं, पिछड़े इलाके में रहती है, बाजार से कैसे जुड़ेंगी, इसका समाधान सरकार ने नहीं बताया। इसका उनके पास एक ही जवाब है, ये लो पैसा और आप अपने हिसाब से स्वरोजगार करो। और ये स्वरोजगार का कॉन्सेप्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसमें दिक्कत ये है कि आप इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर को पे बहुत ज्यादा आपका जोर है। आप एक तो असंगठित क्षेत्र में जो इनफॉर्मल लेबर सेक्टर है उसमें कितनी समस्याएं हैं, उसमें स्थायी इनकम नहीं है, बाजार का उतार चढ़ाव के हिसाब से आपका घाटा नुकसान होता है जो कि गरीब परिवार नहीं सह सकता है। अगर कोई 20-25 हजार का पूंजी से कोई व्यवसाय शुरू करे और किसी वजह से उसका व्यवसाय नहीं चल पाया, तो क्या वह वापस से दूसरी बार तीसरी बार फिर से वो खड़ा हो पाएगा? गरीब नहीं होगा।